हाँ जी, क्या हाल चाल है। ये देखिएगा, आपका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका रिविजनरी टेस्ट पेपर आ गया है मई 2020 के लिए। तो नवंबर 20 का भी करेंगे, आने वाले अटेम्प्ट का भी करेंगे, पर पुराना भी कर लेते हैं, यानी कि मई 20 का भी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आरटीपी इस बार इतनी मुश्किल आई है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो दोस्तों, मुश्किल कुछ नहीं होता है। जो मुश्किल वर्ड है वो हमारे मन का वहम है, और कुछ नहीं है। जो भी चीज़ लिखी हुई है, अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल है। और अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो वो चीज़ आपके लिए सबसे आसान है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर से आया है और शायद हमने ऐसा क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिकल केस स्टडी आई है, और इसे हमें जो है प्रैक्टिकली ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मटेरियल कॉस्टिंग का जो ये क्वेश्चन आया है इसको ज़रा रीड करते हैं। अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस। इट फॉलोज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ कंपोनेंट एक्स। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ये बनाते हैं, और भी बनाते होंगे, बट कंपोनेंट एक्स तो बनाते ही हैं। और ये जो कॉस्टिंग का मेथड फॉलो करते हैं वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। आपको पता है कि फीफो मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, वैसे ही वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड होता है। ये लोग वही फॉलो करते हैं। और आपको जो है नीचे कुछ डिटेल्स गिवन है। ये डिटेल्स क्या है कि 15 दिसंबर 2019 को इन्होंने जो है परचेज ऑर्डर प्लेस करा जिसका नंबर था 008। आप आज जाइए, आप बिग बाजार जाइए, विशाल मेगा मार्ट जाइए, आप कहीं भी आप जाइए जहाँ पर आपको इनवॉइस मिलता है, तो जब आप खरीदते हैं आपको इनवॉइस मिलता है, उसका इनवॉइस पर नंबर होता है। सिमिलरली आप जो परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके नंबर होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 नंबरिंग चलती है। तो इन्होंने जो है परचेज ऑर्डर किया और उसका नंबर 008 था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 008 कह लो, आप कोई और कोड डाल दो, हमें मतलब नहीं है। परचेज ऑर्डर आपने प्लेस करा, इसका सिर्फ यही मतलब है, और 10,000 यूनिट्स का करा एट द रेट ऑफ 9930 पर यूनिट। तो ये 9930 का जो है एक यूनिट है, और 10,000 यूनिट जो है इन्होंने ऑर्डर प्लेस करा है। इन्होंने उसके बाद 30 दिसंबर को एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया, यानी पहला तो आया नहीं, इन्होंने दूसरा ऑर्डर फिर प्लेस कर दिया 30 दिसंबर 2019 को 10,000 यूनिट्स का। हालांकि इस बार जो रेट पर यूनिट है वो है 9,780। अब हर बार जो है अलग अलग बार्गेनिंग करते हैं आप, कभी रेट ज़्यादा कभी कम हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत की बात है। फर्स्ट जनवरी 2020 को ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 3,500 का, और उसकी रेट पर यूनिट है 9,810। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। अब मैं आपको एक यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल बात बता देना चाहता हूँ कि जब आपने ऑर्डर को प्लेस करा, आपने कॉल लगाया अमेजन में, कॉल लगाया आपने, ऑर्डर प्लेस करा अमेजन में कि देखिए मेरे को जो है 10 लैपटॉप मेरे घर पहुंचा दीजिए, तो जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करा, क्या वो आपके स्टॉक में आ गए क्या? द आंसर इज नो। अमेजन पर ऑर्डर प्लेस करा, 5 दिन बाद सामान आएगा। चलो अब 1 डे डिलीवरी भी है, 2 डे डिलीवरी भी है, तो कुछ दिन बाद सामान आएगा। तो यहाँ आपने परचेज ऑर्डर प्लेस करा है, सामान आ नहीं गया है, परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 1 जनवरी को इतना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है आपको एक्चुअली में जो है GRN 008 अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 008 रिसीव हुआ है। GRN की फुल फॉर्म होती है गुड्स रिसीव्ड नोट, यानी जब आपको गुड्स रिसीव होते हैं तब आप जो है ये नोट बनाते हैं। हाँ, गेट कीपर बना सकता है, कोई और भी बना सकता है, स्टोर कीपर बना सकता है, गुड्स रिसीव्ड नोट। तो यहां पर आपको एक्चुअली में 10,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, रेट कुछ नहीं लिखी है, तो यानी कि 10,000 यूनिट का जो ऑर्डर प्लेस करा था यहां पर 008 ऑर्डर नंबर कितनी रेट पर करा था? 9,930 की रेट पर आपने ऑर्डर प्लेस करा था। तो जो सामान मिलेगा उसमें बिल में कितनी अमाउंट होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9930। आपने अमेजन से एक ऑर्डर प्लेस करा लैपटॉप का जो कि 40,000 रुपीज़ का था। आपके घर वो कई दिनों बाद पहुंचता है लैपटॉप, तो उसकी प्राइस कितनी होगी? यूनिट तो एक आई है पर प्राइस कितनी होगी? जितने पर ऑर्डर प्लेस करा था उसी रेट पर लग कर आया होगा ना।
अगर अलग रेट पर आएगा तो आप रिटर्न कर देंगे, भैया ज़्यादा कैसे लगा दिए पैसे। तो ये डीम्ड है कि जितने पर आपने ऑर्डर प्लेस करा है उतने ही रुपए पर आपको सामान मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है 5 जनवरी को, ये देखने वाली बात है कि 5 जनवरी को यानी 15 दिसंबर को आप ऑर्डर प्लेस करें और वो 15 दिसंबर का आपको ऑर्डर मिला करीब करीब 5 जनवरी को, यानी 21 दिन बाद। दिसंबर में जो है 31 दिन होते हैं, तो करीब करीब आप कह सकते हैं 10 दिन 20 दिन 21 दिन बाद आपको जो है गुड्स रिसीव हुए हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद 21 दिन लग गए आने में। कौन से? सिर्फ ऑर्डर नंबर 008, बाकी अलग ऑर्डर भी हैं आपके। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, आपको लगा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, डिफेक्ट है, और आपने जो है एक मटेरियल रिटर्न नोट बना दिया, MRN। नीचे यहाँ पर नोट में दे रखा है, कहीं आप इसको मटेरियल रिक्वेजिशन नोट ना समझ लें, तो यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल रिटर्न नोट, और रिटर्न का मतलब आपने रिटर्न कर दिया। ये जो परचेज ऑर्डर आया था 10,000 यूनिट्स का, इसमें से 500 यूनिट आपने रिटर्न कर दिए। तो ठीक है भाई, रिटर्न कर दिए तो लौटा दो। अब माल अगर खराब आएगा तो आप रिटर्न करेंगे, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली सोचकर देखिए। 6 जनवरी को मटेरियल रिक्वेजिशन 011, ये सिर्फ नंबर का गेम है, नंबर को मत जाना कि 011 हो 022 हो, भाई कोई भी नंबर हो, हमें मतलब नहीं है। 6 जनवरी को मटेरियल रिक्वेजिशन करी गई है 3000 यूनिट्स की। अब आप बोलेंगे सर रेट क्यों नहीं दे रखी? अरे भाई, जिस बंदे को मटेरियल चाहिए, जिस बंदे को कंजम्पशन करनी है, मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने हैं, वो कह रहा है भाई 3000 यूनिट्स मुझे दे दो, उसे प्राइस से क्या लेना देना। समझ रहे हैं आप बात? आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली सोच कर देखिए कि एक कंपनी में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जो ऑर्डर प्लेस करेगा उसको प्राइस से लेना देना है, भैया मेरे को कम से कम रेट पर हाईएस्ट क्वालिटी मिले। समझ रहे हैं आप? जो स्टोर कीपर है उसको वैल्यू से लेना देना है, वो अपने स्टोर लेजर में डालेगा, अच्छा इतनी यूनिट्स का इतने रुपए पर मेरे पास माल आया है। वो इशू करेगा स्टोर कीपर, उसको पता है कितनी वैल्यू पर मैं इशू कर रहा हूं, मैं कौन सा वेटेड एवरेज लीफो फीफो फॉलो कर रहा हूं, मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं, लीफो फीफो वेटेड एवरेज। पर जो सामने वाला बंदा है जिसको चाहिए कंजम्पशन के लिए, जो इनपुट लेगा, स्टोर कीपर से रिक्वेस्ट करेगा और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न है वो बंदा, उसको प्राइस का कोई मतलब नहीं है। तो 3000 जो है उसने यूनिट जो है रिक्वेस्ट करी, 6 जनवरी को रिक्वेस्ट करी। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि 6 जनवरी को जो कंजम्पशन थी, जो हर दिन जो है स्टॉक आपका कंज्यूम होता है, तो 6 जनवरी को जो 3000 स्टॉक कंज्यूम हुआ। उसके बाद जो है 7 जनवरी को फिर से एक ऑर्डर प्लेस करा गया, और इस बार ऑर्डर का नंबर था 010। 10,000 का ऑर्डर आपने प्लेस करा, और इस बार जो रेट आपको लगी वो पड़ी 9,750। 10 जनवरी को आपने फिर से एक मटेरियल रिक्वेजिशन नोट आया आपके पास कि भैया 4,500 यूनिट्स की हमें ज़रूरत है, हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगानी है, तो आपने जो है उसको मटेरियल दे दिया। फिर जो है आपके पास 009 जो आपने परचेज ऑर्डर प्लेस करा था, उसके गुड्स आपको अब रिसीव होते हैं। अब देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, यानी 30 जनवरी को आपने जो ऑर्डर प्लेस करा वो करीब करीब आपके पास 12 दिनों में आ रहा है। अच्छा, 10,000 यूनिट्स आ गए। जैसे ही 10,000 यूनिट्स आए, आपने फिर से क्या किया, 12 ही जनवरी को आपने कुछ ना कुछ इसमें से डिफेक्ट निकला, आपने 400 यूनिट्स को रिटर्न कर दिया। MRN, मटीरियल रिक्वेजिशन नोट नहीं, मटीरियल रिटर्न नोट यहां दे रखा है नोट में, गलत अंडरस्टैंड ना कर लें, शॉर्ट फॉर्म सेम है ना, मटीरियल रिक्वेजिशन नोट, मटीरियल रिटर्न नोट, MRN। 15 जनवरी को मटीरियल रिक्वेजिशन है 013,200। तो ठीक है भाई, उसने यूनिट्स मांगे, हम दे देंगे उसको। उसके बाद 24 जनवरी को फिर से यूनिट्स मांगे, हम दे देंगे। उसके बाद आपने जो ऑर्डर प्लेस करा था यहाँ पर 7 जनवरी को, वो आपको 25 जनवरी को मिलता है। करीब 18 दिन बाद आपको गुड्स रिसीव होते हैं 10,000 यूनिट्स के। 28 जनवरी को आपको फिर से एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें 4,000 यूनिट्स की कंजम्पशन की ज़रूरत है, 4,000 यूनिट्स की कंजम्पशन की ज़रूरत है, लाओ दे दो। हम कहते ठीक है दे देंगे। और 31 जनवरी को फिर से आपके पास आती है कि भैया मुझे 3,200 कंजम्पशन की ज़रूरत है, आप इशू कर देंगे। मटीरियल रिक्वेजिशन का मतलब रिक्वेस्ट आई है, मटीरियल की ज़रूरत है, उसको इशू कर देंगे। तो इशू कर देना ना सर, दिक्कत क्या है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया मुझे बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया है तो आप नीचे का क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है, यानी किस लेवल पर आप ऑर्डर प्लेस करें।
आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद आपका स्टॉक मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेगा, और मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि कम से कम यहाँ तक पहुँचे स्टॉक तो आपको नया ऑर्डर रिसीव हो जाए, इससे कम आप नहीं जाना चाहते हैं। आपको स्टोर का लेजर अकाउंट भी बनाना है। आपको कंपोनेंट जितना यूज़ किया, खपत करी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। यानी जो आप यहाँ पर इशू कर रहे हैं ना मटेरियल, तो कितना अमाउंट का इशू कर दिया वो आपको बताना है। और एंड में आपको इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो निकालना है कि मान लेते हैं कि हम हर टाइम अपने पास 20 इन्वेंट्री रखते हैं या 200 यूनिट्स रखते हैं, पर वो 200 यूनिट्स का एवरेज रखकर भी हमने इतनी बार इशू किया, इतनी बार नया मंगाया कि इन्वेंट्री वो 2000 हमने जो है कन्वर्ट कर ली, मतलब 10 गुना जो है हमने इन्वेंट्री को टर्न कर दिया। लाया निकाला, लाया निकाला, लाया निकाला, लाया निकाला, ऐसे करके 2000 यूनिट्स तक हम ले गए, तो यानी 10 टाइम्स हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपका सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि सर सारी चीज़ें तो गिवन है, पर ये जो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम ये रीऑर्डर लेवल ये सब निकालना है, इसमें ये मैंने आपकी आरटीपी ओपन करी हुई है, इसमें आपको मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम कैसे पता लगेगा। आप ऐसे ही टाइम पर ऑर्डर प्लेस करेंगे ना कि अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैक्सिमम यूजेज भी हो गई और मैक्सिमम टाइम में भी आपके पास आया, तो भी नीचे तक पहुंचने तक आपके पास वो स्टॉक रिसीव हो जाए, आपकी प्रोडक्शन ना रुके, वो आपका रीऑर्डर लेवल होता है। इसके और फॉर्मूलेज भी हो सकते हैं, बट हम एक टाइप के फॉर्मूले से डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन जो है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी कंजम्पशन कितनी हो रही है हर दिन, मैक्सिमम या मिनिमम। तो उसके लिए आपने इस डेटा को एनालाइज करा जो यहाँ गिवन था, और आपने कहा कंजम्पशन कहाँ पर मिलती है। कंजम्पशन मिलती है जहाँ मटेरियल रिक्वेस्ट करा गया है। तो 31 जनवरी को मटेरियल रिक्वेस्ट करा है 3200 का, 28 जनवरी को मटेरियल रिक्वेस्ट करा है 4000 यूनिट्स का, 24 को करा है 1500 यूनिट्स का। तो जहाँ जहाँ मटेरियल रिक्वेस्ट करा है इसका मतलब उस दिन इतनी इतनी खपत हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल रिक्वेस्ट करा गया है वो मिनिमम 1500 यूनिट्स का करा गया है एक बार, जो कि 24 जनवरी 20 को किया गया है। और मैक्सिमम जो आपका कंपोनेंट मंगवाया गया है वो 4500 यूनिट्स का मंगवाया गया है 10 जनवरी 2020 को। तो यानी कि आपको यही जानना था ना कि अगर आप मैक्सिमम यूजेज करते हैं, एक दिन की मैक्सिमम यूजेज कितनी होती है और मैक्सिमम टाइम लग जाता है, तो आपको पता लग जाएगा इस पॉइंट पर मुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये टाइम नहीं गिवन है, ये यूजेज भी नहीं गिवन है, ये आपको इनडायरेक्टली गिवन है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा मैक्सिमम यूजेज कहाँ हो रही है, मिनिमम यूजेज किस दिन हो रही है। तो वो मिनिमम यूजेज और मैक्सिमम यूजेज क्या है वो आपको जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जो है देखा और फाइनली जो है आपको पता लग गया कि 1500 यूनिट्स एंड 4500 यूनिट्स ये मिनिमम एंड मैक्सिमम आपकी यूजेज होती है एक दिन में। और आपको कितना समय लगता है ऑर्डर को रिसीव करने में, ये आप कैसे देखेंगे कि आपका एक ऑर्डर कितने टाइम में आपको रिसीव होता है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा, जो लीड टाइम हम बोलते हैं कि ऑर्डर कितने टाइम में रिसीव होगा, वो आपको इसी क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अरे जब आपने ऑर्डर प्लेस करा, आपने ऑर्डर प्लेस करा 15 जनवरी को और ये ऑर्डर आपको रिसीव होता है, यहाँ पर गुड्स रिसिप्ट नोट आप बनाते हैं 5 जनवरी को, तो आपको पता नहीं लग गया कि 21 दिन लग रहे हैं। तो जहां जहां आपने परचेज ऑर्डर प्लेस करा और जो उसका गुड्स रिसीव नोट बना जिस दिन गुड्स एक्चुअली में रिसीव हुए, आप काउंट कर लीजिए कि हर परचेज ऑर्डर कितनी दिन में मुझे रिसीव हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ 008 वाला परचेज ऑर्डर है, आपको करीब करीब यहाँ आप देखेंगे रिसीव हो रहा है 5 जनवरी को, 15 दिसंबर का 5 जनवरी को हो रहा है, तो 21 दिन लग रहे हैं। अगला जो आपका परचेज ऑर्डर है 30 दिसंबर को आप प्लेस करते हैं ऑर्डर और वो आपको रिसीव होता है करीब करीब यहाँ पर 12 जनवरी को, तो करीब 13 दिन लग रहे हैं। ऐसे आप अगर हर परचेज ऑर्डर का काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 21 दिन मैक्सिमम लीड टाइम लगा है 15 दिसंबर से 5 जनवरी, और मिनिमम लीड टाइम आपको 14 डेज का लगा है 30 दिसंबर से 12 जनवरी। मैंने शायद 13 दिन पढ़ लिया था इसको, तो 30 दिसंबर से 12 जनवरी आपको लगे हैं 14 डेज, क्योंकि 30 को आपने काउंट किया, आपने 31 को काउंट किया तो 2 दिन हो गए, और आपने 12 दिन भी काउंट कर लिए, तो टोटल 14 डेज हो गए। 14 डेज हो गए। तो ऐसे आपने देखा कि अच्छा 14 दिन का समय लगता है, 14 डेज का समय लगता है।
तो यहाँ आपको पता लग गया कि मैक्सिमम समय कितना लग रहा है और मिनिमम समय कितना लग रहा है। ये आपका जब मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम एक दिन में कंजम्पशन कितनी हो रही है उस डेटा में और मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन में कितनी हो रही है, ये आपको पता लग गया। तो बस अब आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लगाने हैं, यानी कि रीऑर्डर लेवल आप निकाल लेंगे, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए भी आप फॉर्मूले डालेंगे, जो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, तो इसके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तो तीन चार बार सेम ही चीज़ एक्सप्लेन करते रह जाऊंगा। उसके लिए क्लासेस आप ले सकते हैं, क्लासेस में एक एक चीज़, एक एक फॉर्मूले की डेरिवेशन सब कुछ समझाया हुआ है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। यानी आपने जब ऑर्डर को प्लेस करा, आपने जब रीऑर्डर लेवल पर ऑर्डर प्लेस करा, उसके बाद अगर आपकी मिनिमम यूजेज भी होती है और मिनिमम टाइम में भी आपको वो स्टॉक रिसीव हो जाता है, कितना स्टॉक रिसीव होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको रिसीव होगा, तो भी आपका मैक्सिमम लेवल तक ही पहुंचे, वो आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऐसे निकलता है। अब रीऑर्डर लेवल क्या है वो आपने ऊपर निकाल लिया 94,500, तो ऊपर की वैल्यू नीचे आ गई। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको पता है 10,000 यूनिट्स जो है रीऑर्डर क्वांटिटी है। सर ये कैसे पता लगा आपको कि रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 है? क्योंकि हर बार जो है 10,000 का ऑर्डर ही प्लेस हो रहा है, ये आपने शायद नोटिस नहीं किया। 10,000 का ही हर बार ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो 10,000 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल कर दी हुई है। मिनिमम यूजेज किसी दिन में होती है तो वो है 1500 यूनिट्स, कम से कम समय लगता है स्टॉक को आने में, तो वो है 14 डेज। तो ये आपका निकल कर आ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और आपका मिनिमम स्टॉक लेवल निकल कर आएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं 94,500 यूनिट्स जब आपके पास होती है, उसके बाद अगर आपकी नॉर्मल कंजम्पशन भी होती रही एक दिन में 3,000 यूनिट्स, और एवरेज लीड टाइम यानी कि 17.5 दिन जो एवरेज लीड टाइम आपने निकाला, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 एवरेज लीड टाइम। तो अगर एवरेज कंजम्पशन होती रहेगी और एवरेज लीड टाइम में अगर सामान आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इतना मेरा जो है एवरेज नॉर्मली जो है कंज्यूम हो जाता है 17.5 दिन में, जितना समय मेरे को एवरेजली लगता है सामान आने में, तो ये मेरा स्टॉक जो है 42,000 तक पहुंचेगा इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। 94,500 पर ऑर्डर प्लेस करा, 17.5 दिन में माल आया, ऑन एन एवरेज, कम भी लग सकता है ज़्यादा भी लग सकता है, एक्चुअली में 3,000 यूनिट्स की मेरी एवरेज कंजम्पशन हो रही है। तो जब मेरी नॉर्मल कंजम्पशन होगी और नॉर्मल टाइम में जब मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, तो मेरा स्टॉक कहाँ तक पहुंचा होगा उस टाइम पे, 42,000 यूनिट्स तक पहुंचा होगा। ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है। इसके और एक और फॉर्मूला भी होता है अल्टरनेट, उससे कुछ और भी आएगा, तो आप वो भी कर आ सकते हैं। जहां तक बात आपकी स्टोर लेजर की है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने सीए फाउंडेशन में भी किया होगा। यहां क्वेश्चन में मांगा है कि आपको जनवरी 20 का जो है स्टोर लेजर बनाना है। तो यहां आप ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन में ही गिवन है 3,500 यूनिट्स एंड 9,810 पर यूनिट आपकी जो रेट है उस पर ओपनिंग स्टॉक गिवन है। उसके बाद आपने जो है परचेज ऑर्डर पहले ही प्लेस करे हुए थे, बट जब परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं तब इन्वेंट्री नहीं आती है, जब एक्चुअली में इन्वेंट्री आती है तब स्टोर लेजर में एंट्री होती है। तो 5 जनवरी को आपको 10,000 यूनिट्स मिले, इस रेट पर मिले, आपने डाल दी। हालांकि उसमें से 500 यूनिट डिफेक्टिव थे तो आपने वो निकाल दिया, और जो बैलेंस अमाउंट है आपके पास बच गया 3,500 तो आपका ओपनिंग का है, और 9,500 आपने एक तरह से और एडिशनल मंगाया उसका है। तो आपने टोटल यूनिट्स को लिखा, टोटल अमाउंट को लिखा। जब आप टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज रेट आएगी, इसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं। अमाउंट का टोटल कर लिया, यूनिट्स का टोटल कर लिया, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करा तो रेट चेंज हो गई है, इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। आपने जो है 6 को मटेरियल रिक्वेजिशन की रिक्वेस्ट आई, मटेरियल की रिक्वेस्ट आई तो आपने इशू कर दिया, 3,000 यूनिट्स को आपने इशू करा, और किस रेट पर करेंगे, जो आपकी वेटेड एवरेज रेट आ रही है उसी पर आप इशू कर देंगे, और बैलेंस भी वेटेड एवरेज रेट पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर रिक्वेजिशन आई, आपने फिर इशू कर दिया। फिर आपने कोई परचेज ऑर्डर प्लेस किया होगा जिसका गुड रिसीव नोट रिसीव होता है, गुड रिसीव नोट आपको मिलता है 10,000 यूनिट्स का, तो जो मिला उसको आपने यहाँ डाल दिया। जिसमें से 400 डिफेक्टिव थे आपने इशू में दिखा दिया कि भैया ये तो मेरे पास नहीं आए, निकल गए, और यहाँ आपके पास 15,100 यूनिट्स बच गए। कैसे? ओपनिंग
प्लस और रिसिप्ट आई माइनस जो इशू हो गया, ये आपका क्लोजिंग आ गया यूनिट्स का। सिमिलरली अमाउंट का जो है क्लोजिंग आ गया और रेट आपकी एवरेज हो गई। रेट आपकी एवरेज हो गई। आपने एक सामान 4 रुपये में खरीदा, दूसरा आपने 6 रुपये में खरीदा। मैं कहता हूँ मेरे पास अब 2 हैं, 2 यूनिट्स आ गए हैं 5 रुपये के एवरेज पर। वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, वेटेड एवरेज आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे और क्या क्या इशू हो रहा है। यहाँ पर फिर मटेरियल रिक्विजिशन यहाँ पर आया, मटेरियल रिक्विजिशन यहाँ पर आया। तो ये जो है यहाँ पर आप इशू करते रहेंगे और इशू करते रहेंगे, बैलेंस बचते रहेगा। इशू करते रहेंगे, बैलेंस बचते रहेगा। बच्चों का खेल है, एक्चुअली में बच्चों का खेल है, पर हाथ से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं भी ये लिख दूं हाथ से, यानी मैं रिपीटेशन करूं, एक यहाँ पर वन नोट ओपन करके डायग्राम बनाऊं, रिसिप्ट में रिसिप्ट डालूं, इशू में इशू, बैलेंस में बैलेंस, ये काम करूं आधा घंटा? तो यार मैं वैसा टीचर नहीं हूं। मैं यहाँ पर समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। आपका समय बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझाना, और एक्चुअली में कैसे आंसर हुआ है उसे भी समझाना, उसकी प्रेजेंटेशन को समझाना। अब हाथ से लिखकर तो आप ही को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिख भी दूंगा तो भी आप देखकर रह जाएंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसीलिए आपको एक्चुअली में खुद से लिखकर देखना पड़ेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जब क्वेश्चन को समझ लिया तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़कर उसको दोबारा से उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और फिर मैच करें कि यार मेरी गलती कहाँ पर हुई है, उसे आप फाइंड आउट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप हर चैप्टर के ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपकी एग्जामिशन पक्की है। पर क्या वो 2 या 3 क्वेश्चन जो टिपिकल होते हैं वो बिना देखे आप ट्राई करेंगे कभी? सवाल तो ये है ना। और अब कौन बोल रहा है? मैं भी कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी आज तक कोई क्वेश्चन ट्राई किए नहीं। हाँ जी, मैं तो अपना डायरेक्टली एग्जाम में जाता था, पहली बार कर आता था। अब परफेक्शन रेट ज़्यादा था तो उसमें मेरी गलती नहीं है। पहली बार एग्जाम में सॉल्व कर ही मेरी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई है। बट सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए 25 में आपने देखा गुड्स रिसिप्ट नोट जो है 10,000 आपके पास और यूनिट्स आ गए हैं, तो उसको आप यहाँ डालेंगे रिसिप्ट में, और रिसिप्ट में डालेंगे तो यूनिट्स 11,400 की थी, 10,000 और आ गई तो 21,400 की यूनिट्स हो गई है। 1,11,982 का आपके पास अमाउंट का जो था पड़ा हुआ था सामान, 97,500 और आ गया, तो टोटल बन गया 2,09,482। तो एवरेज प्राइस कितनी आई? अगर 11,400 यूनिट्स इतने में मिलती है, 10,000 यूनिट्स की ये रेट है, तो दोनों का टोटल कर लिया तो 21,400 कितने की पड़ेगी अगर टोटल अमाउंट ये है? ये भी आ गया सर। उसके बाद आपने 2 चीज़ें और इशू करी, इशू में डाल दिया, क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास आ गई। यहां आपसे पूछा है कि कंपोनेंट कितने कंज्यूम हुए, ये भी बताइए आप। तो कंपोनेंट जो कंज्यूम हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो पहला आ रहा है इशू, ये कंज्यूम नहीं हुआ है, ये आपने रिटर्न किया है, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। कहाँ लिखा है रिटर्न किया है? देखिए यहाँ लिखा है, आपको समझना पड़ेगा। मटेरियल रिटर्न नोट बनाया है और 500 यूनिट्स को रिटर्न कर दिया। जो 10,000 यूनिट्स आई थी उसमें से 500 को रिटर्न कर दिया। तो सर ऐसा तो नहीं कि 10,000 यूनिट्स आ रही है और 500 रिटर्न कर रहे हैं तो 9,500 ही हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। जी ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिस पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ऑर्डर तो आप 10,000 का ही प्लेस कर रहे हैं, पर हर बार जो है उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ यूनिट्स निकल कर आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर जो है आपने एक्चुअली में जो इशू करा है कंजम्पशन के लिए, वो इतने अमाउंट का किया है, इतनी अमाउंट का किया है, इतनी अमाउंट का किया है, इतनी अमाउंट का करा है, इतनी अमाउंट का करा है, इतनी अमाउंट का करा है, सबको यहाँ ऐड कर लिया है सर। रिटर्न को नहीं किया, जो एक्चुअली में इशू करा है कंजम्पशन के लिए उसको ऐड कर लिया, तो पता लग गया पूरे महीने में कितने अमाउंट की कंजम्पशन करी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि आपने टोटल कितनी इन्वेंट्री यूज करी और आपने अपने पास एवरेज स्टॉक कितने रुपए का रखा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग कहाँ है सर? ये रहा 1,39,000। ओपनिंग कहाँ है? ये रहा 34,335। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर आप एवरेज स्टॉक जो है अपने पास इतना ही रखते हैं 86,000 का, उसके बाद भी उस पर्टिकुलर पीरियड में आप 1,81,000 की कंजम्पशन कर लेते हैं, 1,81,061 रुपीज़। तो इसका मतलब आप अपनी एवरेज इन्वेंट्री को 2 बार टर्न कर लेते हैं। स्टॉक आया, स्टॉक गया, स्टॉक आया, स्टॉक गया। तो जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना बेटर है ना, कि आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री
इशू कर दी, इन्वेंट्री कंज्यूम कर ली। तो ये होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हायर द बेटर। अब ये जो है मैंने आपको मटेरियल कॉस्टिंग की आरटीपी कराई, जो एक टिपिकल क्वेश्चन आया था। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कैन आई रिक्वेस्ट यू, कि जो आने वाले और क्वेश्चंस हैं उसमें आप पहले, सबसे पहले जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट आया है तो उससे पहले आप अपना लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर रिवाइज करें, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करें क्या है, और फिर आप जो है आरटीपी का क्वेश्चन देखें क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आप कर नहीं सकते हैं तो उसके बाद दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक होंगे जिनको शायद नहीं समझ में आया कि यार क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है, उन्होंने सॉल्यूशन को देखा और सॉल्यूशन उन्हें समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन में उनको सॉल्यूशन समझ आ रहा है, अच्छा ये मल्टीप्लाई किया, ये प्लस किया, माइनस किया है, उन्हें लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया है। तो वैसे स्टूडेंट्स तो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं कि हाँ नहीं समझ में आएगा, सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन देखकर समझ में आ रहा है तो हाँ पता लग गया क्या करना था, पता लग गया तो अपनी अपनी माइंड को जो है ट्रेन कर लिया। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्यूशन कैसे किया है, तो उनके लिए फिर मैं बैठा हूं, उनको जो है मैं कराऊंगा ना। हाँ, पर ये थोड़ा सा घातक हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास लाइए, मैं कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, आने वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, मैं आरटीपी आपकी पूरी ऐड करूंगा धीरे धीरे। आरटीपी भी करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स की रेपिटेशन है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।